आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के सेक्शन नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करने के लिए क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत की है पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जुड़ने से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 5 में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें किस चीज़ के बारे में आता है, तो इसमें आता है पार्सल पोस्ट के बारे में। कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में है ज़रूर याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। रूल नंबर 94 है एग्रीमेंट्स गवर्निंग एक्सचेंज ऑफ पार्सल्स। पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाले समझौते। इंडिया हैज अ स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत का विशेष द्विपक्षीय समझौता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भारत का स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट किन देशों के साथ है? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ है। Which of the following agreement governs the exchange of parcel in foreign post? निम्नलिखित में से कौन सा समझौता विदेशी पोस्ट में पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट। ठीक है, तो कौन सा समझौता है जो विदेशी डाक में पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, यानी कि पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाला समझौता कौन सा है? फॉरेन पोस्ट में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है। With which of the following countries the exchange of parcels is governed by the bilateral agreements or arrangements? निम्नलिखित में से किन देशों के साथ पार्सल का आदान प्रदान द्विपक्षीय समझौतों या व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है? इसका भी करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कनाडा, यूएसए और साउथ अफ्रीका, इन सब देशों के साथ पार्सल का आदान प्रदान विशेष नहीं, सिर्फ बाइलेटरल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के माध्यम से होता है। और स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स की बात करें तो एग्रीमेंट्स जो भी है वो किसके साथ है? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ है। तो ये स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट को भी याद रखना है। और अगर नॉर्मल पूछा जाए कि नॉर्मल जो स्पेशल नहीं है, सिर्फ बाइलेटरल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स हैं, तो उनके माध्यम से किन देशों के साथ पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित किया जाता है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कनाडा, यूएसए और साउथ अफ्रीका। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अंडर फॉरेन पोस्ट द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस विद पाकिस्तान इज कैरीज बेस्ड ऑन। अब हालांकि पाकिस्तान के साथ जो भी डाक सेवाएं हैं वो बंद की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपने ये क्वेश्चन याद कर लेना है। तो विदेशी डाक के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पोस्ट सेवा किस चीज़ पर आधारित है? अंडर अ स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट, एक विशेष द्विपक्षीय समझौते के तहत। रूल नंबर 95 है पोस्टेज चार्जेस ऑन फॉरेन पार्सल्स। विदेशी पार्सल पर डाक शुल्क। In case of return of foreign parcel, the extra charges are collected from the। विदेशी पार्सल की वापसी के मामले में अतिरिक्त शुल्क किससे वसूला जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी फॉरेन कंट्री के लिए कोई पार्सल भेजा जाता है तो उसके ऊपर दिए जाने वाले चार्जेस सिर्फ उसकी आउटवार्ड जर्नी को कवर करते हैं। अगर उस पार्सल का फॉरेन कंट्री में वितरण नहीं हो पाता है और उसे वापस प्रेषक को भेज दिया जाता है तो उसकी इनवार्ड जर्नी के लिए जो भी चार्जेस बनेंगे वो सेंडर को देने पड़ते हैं।
फॉर फॉरेन पार्सल एडिशनल फीस इज पेएबल फॉर रजिस्ट्रेशन, विदेशी पार्सल के पंजीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अपने कहीं भी फॉरेन पोस्ट में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं पड़े होंगे, आपने रजिस्टर्ड पार्सल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल एयर पार्सल, फॉरेन पार्सल, लेकिन इनके साथ कभी भी आपने रजिस्टर्ड शब्द नहीं देखा होगा, क्योंकि फॉरेन पोस्ट में फॉरेन पार्सल विद रजिस्ट्रेशन वाली कोई सर्विस नहीं है। तो जो फॉरेन पार्सल होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उनकी होती ही नहीं है। Which charges are not collected from addressee on foreign parcel, विदेशी पार्सल के प्राप्तकर्ता से कौन से शुल्क नहीं वसूले जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा पोस्टेज चार्जेस, डाक शुल्क। ये किसको देने पड़ते हैं? ये उस पार्सल के प्रेषक को देने पड़ते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि जब भी कोई फॉरेन पार्सल भेजा जाता है उसके ऊपर दिए जाने वाले चार्जेस उसकी सिर्फ आउटवार्ड जर्नी को कवर करते हैं, हालांकि ट्रांसमिशन के दौरान और डेस्टिनेशन कंट्री में उसके ऊपर कुछ और भी चार्जेस लगते हैं जिनका भुगतान एड्रेसी को करना पड़ता है, जैसे रीपैकिंग चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्जेस हैं, एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस हैं। तो ये ऐसे चार्जेस हैं जो ट्रांसमिशन के दौरान या डेस्टिनेशन कंट्री में लगाए जाते हैं और इनका भुगतान एड्रेसी को करना पड़ता है। लेकिन जो पोस्टेज चार्जेस होते हैं, किसी भी पार्सल को पोस्ट करने के चार्जेस होते हैं, वो सेंडर को देने पड़ते हैं। पोस्टेज रेट ऑफ पार्सल वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फॉरेन पार्सल के लिए डाक शुल्क की दर हर देश के लिए अलग है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन फॉरेन पोस्ट देयर इज नो सेपरेट क्लास कॉल्ड रजिस्टर्ड पार्सल एक्सेप्ट फॉर नेपाल एंड भूटान, विदेशी डाक में नेपाल और भूटान को छोड़कर पंजीकृत पार्सल नामक कोई भी अलग वर्ग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन पोस्ट में आपको रजिस्टर्ड पार्सल वाली कोई भी सर्विस नहीं मिलती है, या इस तरह की कोई भी पार्सल की श्रेणी नहीं होती है। सिर्फ नेपाल और भूटान को भेजे जाने वाले पार्सल का पंजीकरण किया जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य देश को भेजे जाने वाले पार्सल का पंजीकरण नहीं किया जाता है। फॉरेन पार्सल्स कैन बी बुक्ड एट, विदेशी पार्सल कहाँ पर बुक किए जा सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एट ऑल ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिसेज, सभी अधिकृत डाक घरों में फॉरेन पार्सल्स की बुकिंग की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। द पोस्टेज चार्जेस गिवन ऑन अ फॉरेन पार्सल कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, एक विदेशी पार्सल पर दिया जाने वाला डाक शुल्क निम्नलिखित में से किसे कवर करता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उसकी आउटवार्ड जर्नी को कवर करता है। तो जैसे अभी हमने बात की कि जब भी आप एक फॉरेन पार्सल भेजेंगे उसके ऊपर जो भी चार्जेस आपके द्वारा दिए जाएंगे वो चार्जेस सिर्फ उसकी आउटवार्ड जर्नी को कवर करते हैं, कि भारत से आपने किसी देश के लिए एक पार्सल भेजा तो इस पार्सल के ऊपर भारत में आप जो भी चार्जेस देंगे वो चार्जेस डेस्टिनेशन ऑफिस तक पहुंचने के बाद खत्म हो जाते हैं। आगे अगर उस फॉरेन पार्सल की रिडायरेक्शन करनी पड़े, उसको रिटर्न करना पड़े या रोकना पड़े, तो वो सारे चार्जेस इसमें कवर नहीं होते हैं। तो वो सारे चार्जेस या तो एड्रेसी को देने पड़ते हैं या फिर वो चार्जेस किसको देने पड़ते हैं? सेंडर को देने पड़ते हैं। तो जो चार्जेस आप फॉरेन पार्सल के लिए देते हैं वो सिर्फ उसकी आउटवार्ड जर्नी यानी कि जावक यात्रा को कवर करते हैं। पार्सल्स फॉर अब्रोड कैन बी बुक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिसेस, विदेश के लिए पार्सल निम्नलिखित में से किस डाक घर में बुक किए जा सकते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एट एनी पोस्ट ऑफिस ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन पार्सल्स, कोई भी ऐसा डाक घर जो विदेशी पार्सल स्वीकार करता है वो क्या कर सकता है? विदेशी पार्सल को बुक भी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन पार्सल्स, इनमें से कौन सा फॉरेन पार्सल या विदेशी पार्सल के बारे में सत्य नहीं है? फॉर फॉरेन पार्सल्स द रेट ऑफ पोस्टेज इज डिफरेंट फॉर एवरी कंट्री, फॉरेन पार्सल या विदेशी पार्सल के लिए जो डाक शुल्क की दर है, रेट ऑफ पोस्टेज है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, यानी कि हर देश के लिए अलग है। फॉर फॉरेन पार्सल्स एडिशनल फीस इज पेएबल फॉर इंश्योरेंस, अगर आप फॉरेन पार्सल की इंश्योरेंस करना चाहते हैं, उसका बीमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे।
फॉर फॉरेन पार्सल्स एडिशनल फीस इज पेएबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हमने अभी कर लिया कि फॉरेन पार्सल सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए अगर भेजे आएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। लेकिन उसके अलावा किसी भी देश को अगर आप पार्सल भेजेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं लगेंगे। फॉर फॉरेन पार्सल्स एडिशनल फीस इज पेएबल फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी। और विदेशी पार्सल के लिए वितरण की सूचना का भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? सी आ जाएगी। Which of the following is true about रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्सल? इनमें से कौन सा विदेशी पार्सल के पंजीकरण के बारे में सत्य है? नो रजिस्ट्रेशन फीस इज चार्ज ऑन फॉरेन पार्सल्स। विदेशी पार्सल पर कोई भी पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्सल नाम की कोई श्रेणी फॉरेन पोस्ट में होती नहीं है। फॉरेन पार्सल्स आर ट्रीटेड लाइक इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल्स बाय ट्रांसमिशन इन इंडिया। अब देखिए, क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई पार्सल भेजा है, रजिस्ट्रेशन उसकी आप नहीं कर सकते हैं, फिर भी भारत के भीतर उसे अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के फॉरेन पार्सल को भारत में कैसे ट्रीट किया जाता है? इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल्स फॉर नेपाल एंड भूटान इज कंपल्सरी। लेकिन कोई भी अगर रजिस्टर्ड पार्सल आप नेपाल या भूटान को भेजते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है, वो आपको करवानी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। Which of the following is true about postage charges of a foreign parcel? विदेशी पार्सल के डाक शुल्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Postage charges given for a foreign parcel covers only the outbound journey of the parcel till the office of destination is indicated. विदेशी पार्सल के लिए दिया जाने वाला डाक शुल्क केवल गंतव्य कार्यालय तक पार्सल की बाहरी यात्रा को कवर करता है। यानी कि जब भी कोई फॉरेन पार्सल भेजा जाएगा उसके ऊपर जो भी पोस्टेज चार्जेस आपके द्वारा दिए जाएंगे वो सिर्फ उसकी आउटबाउंड जर्नी को कवर करते हैं, उसकी जावक यात्रा को कवर करते हैं। और जब वो पार्सल डेस्टिनेशन ऑफिस में पहुंच जाता है वो चार्जेस खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब उस पार्सल की रिडायरेक्शन करनी है, उसको रिटर्न टू सेंडर करना है, इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। Redirection of parcel inside or outside the country of destination involves collection of additional charges from the addressee or sender। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि अगर फॉरेन पार्सल की आपने रिडायरेक्शन करनी है डेस्टिनेशन कंट्री के भीतर या डेस्टिनेशन कंट्री के बाहर, या उसको रिटर्न टू सेंडर करना है, तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान या तो एड्रेसी को करना पड़ेगा या सेंडर को करना पड़ेगा। The rate of postage for foreign parcels is different for every country। प्रत्येक देश के लिए पार्सल के ऊपर लगने वाली डाक शुल्क की दर अलग अलग है। सभी ऑप्शंस क्या हैं? सभी ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। The registration of parcels addressed to and is compulsory। कौन कौन से देशों को भेजे जाने वाले पार्सल का पंजीकरण अनिवार्य है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, नेपाल और भूटान। इन दो देशों को जब भी फॉरेन पार्सल भेजे जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। इन द केस ऑफ फॉरेन पार्सल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सर्विसेज एडिशनल फीस इज नॉट पेएबल। विदेशी पार्सल के मामले में किस सेवा के लिए या किस विशेष सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है? तो इंश्योरेंस के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं लगते हैं। बी ऑप्शन सही आएगी। Which of the following charges can occur on foreign parcels while in transmission or at country of destination? विदेशी पार्सल पर प्रसारण के दौरान या गंतव्य देश में कौन से शुल्क लग सकते हैं?
तो जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाता है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो पार्सल पर ट्रांसमिशन के दौरान या डेस्टिनेशन कंट्री में भी लगते हैं, जिनका भुगतान या तो एड्रेसी को करना पड़ता है या फॉरेन पार्सल अगर सेंडर को वापस भेजा जाए तो सेंडर को करने पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर लेना। रीपैकिंग चार्जेस, यहाँ पे पैकिंग चार्जेस नहीं आएगा, रीपैकिंग चार्जेस, वेयरहाउसिंग चार्जेस और कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, ये ऐसे चार्जेस हैं जो क्या होते हैं, प्रसारण के दौरान किसी विदेशी पार्सल के ऊपर या गंतव्य देश में किसी विदेशी पार्सल के ऊपर लगते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 96, डायमेंशंस फॉर फॉरेन पार्सल्स। अब इसको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। व्हाट कैन बी द मिनिमम डायमेंशंस ऑफ द सरफेस ऑफ अ पार्सल इन फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक में पार्सल की सतह का न्यूनतम आयाम क्या हो सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकता है। What can be the maximum length of a parcel in foreign post? विदेशी डाक में पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर अब क्या आएगा? फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए 1.05 मीटर। एग्ज़ाम से पहले इसके बारे में एक बार आपको फिर से करवाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 है और उसके अनुसार अगर हम चलें, क्योंकि हमें अब दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है, कौन सी हमें ऑप्शन ठीक करनी है वो हम एग्ज़ाम से पहले एक बार डिसाइड ज़रूर करेंगे। तो अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार तो 1.05 मीटर इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की, मैक्सिमम डायमेंशंस फॉर इंटरनेशनल एयर पार्सल शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। किसी भी इंटरनेशनल एयर पार्सल के लिए जो डायमेंशंस की आयाम की बात करें 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लंबाई प्लस ग्रेटेस्ट सर्कम्फ्रेंस, यानी कि लंबाई सबसे बड़ी परिधि दोनों को अगर जोड़ें तो दोनों का जोड़ 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन पार्सल थे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में हम पढ़ते थे, तो चाहे वो एयर पार्सल थे चाहे वो सरफेस पार्सल थे, उनकी सरफेस मेजरिंग क्या थी? 1.05 मीटर और 2 मीटर थी। लेकिन अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 97, लिमिट्स ऑफ वेट फॉर फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल के लिए वजन की सीमा। व्हाट इज द जर्नल मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल के लिए सामान्य अधिकतम वजन सीमा क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 20 किलोग्राम है। फॉरेन पार्सल्स आर सब्जेक्टेड टू अ लोअर लिमिट ऑफ वेट ऑफ 10 किलोग्राम। विदेशी पार्सल पर 10 किलोग्राम वजन की निचली सीमा लागू होती है। वट फॉर क्यूमेई ताइवान फॉर्मोसा द लिमिट इज हाउ मच। लेकिन क्यूमेई ताइवान फॉर्मोसा के लिए ये लोअर लिमिट ऑफ वेट कितनी है? 3 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जनरली एयर पार्सल्स आर सब्जेक्ट टू विच लोअर लिमिट ऑफ वेट। आमतौर पर हवाई पार्सल वजन की किस निचली सीमा के अधीन होते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10 किलोग्राम। रूल नंबर 98 है, मैनर ऑफ एड्रेसिंग ऑफ फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल को संबोधित करने का क्या तरीका होता है? ऑन फॉरेन पार्सल वी कैन राइट ऑन दैम रजिस्टर्ड वर्ड। विदेशी पार्सल पर हम पंजीकृत शब्द लिख सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, नहीं लिख सकते। सेंडर ऑफ अ फॉरेन पार्सल गिव्स इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पार्सल इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑन दी। यदि विदेशी पार्सल वितरित नहीं हो पाता है तो उसका प्रेषक उसके निपटान के संबंध में किसके ऊपर निर्देश दे सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। अब क्या हुआ, एक फॉरेन पार्सल आपने भेजा, वो सिर्फ जो पोस्टेज चार्जेस आपने दिए थे वो चार्जेस सिर्फ उसकी आउटबार जर्नी को कवर करेंगे। अब अगर वो पार्सल आपको वापस आए, प्रेषक को वापस आए, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आपको फिर से चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होती है कि उस पार्सल का अगर वितरण नहीं हो पाता है, उस स्थिति में उस पार्सल का निपटान कैसे करना है उसके लिए आप निर्देश दे सकते हैं। और ये निर्देश कैसे दे सकते हैं? तो जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाता है उसके साथ डिस्पैच नोट, प्रेषण नोट्स लगन होता है और उसके साथ पार्सल के ऊपर भी आपको ये निर्देश देने होते हैं। तो जब भी विदेशी पार्सल वितरित नहीं हो पाता है तो कैसे उसका निपटान करना है इसके संबंध में प्रेषक डिस्पैच नोट और पार्सल के ऊपर निर्देश दे सकता है।
If no instructions are recorded on a foreign parcel regarding disposal in case of non-delivery, then parcel should be. यदि किसी विदेशी पार्सल पर डिलीवरी ना होने की स्थिति में निपटान के संबंध में निर्देश दर्ज नहीं है तो पार्सल को क्या किया जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट आएगी, विल बी रिटर्न टू दी सेंडर, इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हमने एक फॉरेन पार्सल भेजना है तो हम निर्देश दे सकते हैं कि अगर इस फॉरेन पार्सल का वितरण नहीं हो पाता है तो इसका निपटान कैसे करना है। लेकिन अगर हमने डिस्पैच नोट के ऊपर या फिर पार्सल के ऊपर इस तरह के कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं और फॉरेन पार्सल अगर वितरित नहीं हो पाता है तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। In case of foreign parcels, the instructions should be recorded on. विदेशी पार्सल के मामले में निर्देश कहाँ पर दर्ज किए जाते हैं? कौन से निर्देश? कि अगर ये पार्सल वितरित नहीं हो पाता है तो इसका निपटान कैसे करना है। तो ये निर्देश पार्सल और डिस्पैच नोट दोनों के ऊपर दर्ज होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। फॉरेन पार्सल शुड बी रिटर्न्ड बाई, एक विदेशी पार्सल वापस कैसे लौटाया जाता है? मान लीजिए फॉरेन कंट्री में उसका वितरण नहीं हो पाता है और उसे प्रेषक को वापस करना है तो उसे कैसे लौटाया जाएगा? डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सेंडर, प्रेषक द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इस चीज का निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉपी ऑफ एड्रेस ऑफ सेंडर एंड एड्रेसेस शुड बी एनक्लोज्ड इन अ पार्सल। जब भी फॉरेन कंट्री को कोई पार्सल भेजा जाता है उस पार्सल में आपने क्या करना होता है? प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते की एक कॉपी या प्रति भी डालकर या संलग्न करके भेजनी होती है। Ordinary foreign parcels, except those addressed to Nepal and Bhutan, should wear the word registered on them, because within the territory of India they will be handled like inland registered parcels. सामान्य विदेशी पार्सल नेपाल और भूटान को संबोधित पार्सल को छोड़कर उनके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा होना चाहिए। क्यों? भारत के क्षेत्र के भीतर उन्हें अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल की तरह हैंडल किया जाएगा तो इसलिए उनके ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड लिखा होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी कोई फॉरेन पार्सल भेजा जाता है उसके ऊपर पंजीकृत शब्द नहीं लिखा होना चाहिए, फिर भी उसको क्या किया जाता है? भारत के भीतर इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल की तरह हैंडल किया जाता है। रूल नंबर 99 है, मेकअप एंड पैकिंग ऑफ फॉरेन पार्सल्स। विदेशी पार्सल की जो बनावट है या पैकिंग है वो कैसे होनी चाहिए? An article which can be accepted as foreign parcel without any packing, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे बिना पैकिंग के विदेशी पार्सल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। कोई भी सिंगल पार्सल है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, या कोई वन पीस में पार्सल है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, तो ऐसी चीज़ें इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इनको क्या किया जाता है? इनको बिना पैकिंग के भी स्वीकार कर लिया जाता है। पैकिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू वेट, नेचर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड लेंथ ऑफ जर्नी। तो जब भी किसी पार्सल की, फॉरेन पार्सल की पैकिंग की जाएगी, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैकिंग की जाएगी? सबसे पहले उसका वेट या उसका वजन ध्यान में रखा जाएगा, उसकी नेचर या उसकी प्रकृति को ध्यान में रखा जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके प्रसारण की विधि क्या है, वो हवाई मार्ग से भेजा जाना है, सतह मार्ग से भेजा जाना है, लेंथ ऑफ जर्नी कि कितनी दूरी के लिए उसको भेजा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉरेन पार्सल की पैकिंग की जानी चाहिए। रूल नंबर 100 है, स्पेशल पैकिंग कंडीशंस फॉर फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल के लिए पैकिंग की विशेष शर्तें। लिक्विड्स कैन नॉट बी सेंड थ्रू फॉरेन पार्सल पोस्ट। विदेशी पार्सल पोस्ट से तरल पदार्थ नहीं भेजे जा सकते। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। आप भेज सकते हैं, भेजने की क्या कंडीशंस हैं वो थ्योरी से पढ़ लेना। ड्राई कलरिंग पाउडर्स कैन बी सेंड थ्रू फॉरेन पार्सल पोस्ट। ड्राई कलरिंग पाउडर विदेशी पार्सल पोस्ट में भेजे जा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इफ अ फॉरेन पार्सल कंटेन्स अर्जेंट मेडिसिन देन इट शुड वेयर ऑन एड्रेस साइड। यदि किसी विदेशी पार्सल में अति आवश्यक दवाइयां हैं तो पते की तरफ क्या होना चाहिए? कोई भी फॉरेन पार्सल आपने भेजा है और उसके अंदर क्या है? मेडिसिन हैं, अति आवश्यक दवाइयां हैं, तो उस पार्सल के पते वाली साइड एक लाइट ग्रीन लेबल होना चाहिए, हल्के हरे रंग का एक लेबल होना चाहिए।
वट शुड बी रिटन ऑन द लेवल ऑफ अ पार्सल कंटेनिंग लिविंग एनिमल्स, एक ऐसा फॉरेन पार्सल जिसमें जीवित जानवर हो, उसके लेवल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, एनिमैक्स विवेंट्स लिखा होना चाहिए, एनिमोक्स विवेंट्स, इस तरह के वर्ड या शब्द लिखे होने चाहिए। कब लिखे होने चाहिए, जब किसी भी फॉरेन पार्सल में लिविंग एनिमल्स हो। If a foreign parcel is up to 10 kg, then packing must consist either a strut metal box or a case made of wood of minimum thickness of। तो यदि कोई विदेशी पार्सल 10 किलोग्राम तक है तो पैकिंग में या तो मजबूत धातु के बॉक्स का यूज़ करेंगे या लकड़ी के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के बॉक्स की जो साइड्स होंगी उनकी मोटाई कम से कम 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर किसी भी फॉरेन पार्सल का वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो पैकिंग या स्टड, यानी कि स्टड क्या हो जाएगा, मोटे मेटल बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या लकड़ी के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और लकड़ी के बॉक्स का अगर यूज़ किया है तो लकड़ी की मोटाई कम से कम 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। If a foreign parcel contains urgent medicines, then it shall be furnished with a light green label with which colors, symbol and letters medicaments urgent। यदि किसी विदेशी पार्सल में अति आवश्यक दवाइयाँ हैं तो उस पर हल्के हरे रंग का एक लेबल होना चाहिए। हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया था कि कोई भी फॉरेन पार्सल है और उसमें क्या है, अर्जेंट मेडिसिन हैं, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लाइट ग्रीन कलर का लेबल होना चाहिए। अब उस लेबल के ऊपर क्या होता है, एक सिंबल बना होता है और उसके ऊपर मेडिसमेंट अर्जेंट ये शब्द लिखे होते हैं। हमें बताना है कि ये जो सिंबल होता है, ये जो अक्षर लिखे होते हैं कौन से रंग में लिखे होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, काले रंग के होते हैं। रूल नंबर 101 है, डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड अलोंग विद पार्सल एट टाइम ऑफ बुकिंग। बुकिंग के समय पार्सल के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। फॉर आउटबार्ड फॉरेन पार्सल कस्टम डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी। जावक विदेशी पार्सल के लिए सीमा शुल्क घोषणा अनिवार्य होती है। बिल्कुल सही बात है, जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाएगा तो उसके साथ कस्टम डिक्लेरेशन भेजनी होती है, कंपल्सरी होती है। Nowadays India Post uses which of the following custom declaration form? आजकल भारतीय डाक द्वारा किस कस्टम घोषणा पत्र का उपयोग किया जाता है? CN22 और CN23 का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ऑर्डिनरी पार्सल इन फॉरेन पोस्ट? विदेशी डाक में ऑर्डिनरी पार्सल का क्या अर्थ हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पार्सल अदर देन इंश्योर्ड पार्सल। एक पार्सल जो इंश्योर्ड नहीं है, वीपी के रूप में नहीं भेजा गया है या सीओडी के रूप में नहीं भेजा गया है, उसको हम ऑर्डिनरी पार्सल कहेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी पार्सल का क्या मतलब हो जाएगा, ऐसा पार्सल जिसकी इंश्योरेंस नहीं की गई है या उसे वीपी या सीओडी के रूप में नहीं भेजा गया है। डिस्पैच नोट इज ऑप्शनल फॉर यूएसए एंड नेपाल। जब भी आप पार्सल यूएसए या नेपाल के लिए भेजते हैं तो उसमें डिस्पैच नोट या प्रेषण नोट ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी, आप भेज सकते हैं, नहीं भेजना चाहते नहीं भेजेंगे। A single dispatch note may be used for how many ordinary parcels posted at same time by same sender to same addressee? एक ही प्रेषक द्वारा एक ही प्राप्तकर्ता के लिए एक ही समय में कितने साधारण पार्सल पोस्ट किए जाने के लिए एक एकल प्रेषण नोट का उपयोग किया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, 2 या 3। ठीक है, 2 या 3 आप जब भी क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री के लिए 2 या फिर 3 पार्सल भेजे, तो 2 या 3 पार्सल भेजे और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंगल डिस्पैच नोट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पार्सल भेजने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए और प्राप्त करने वाला भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको 2-3 पार्सल भेजे, हर एक पार्सल का एड्रेस या सेंडर अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम सेंडर और सेम एड्रेस ही होने चाहिए। In case of foreign parcel, how many instructions can be given on front of dispatch note in case of non-delivery? विदेशी पार्सल के मामले में उसका वितरण ना होने की स्थिति में डिस्पैच नोट पर कितने निर्देश दिए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा।
क्या यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाएगा उसके डिस्पैच नोट के ऊपर कितने निर्देश दिए जा सकते हैं अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है। आपका आंसर क्या होगा, एक निर्देश दिया जा सकता है। गलत है, क्योंकि डिस्पैच नोट के फ्रंट साइड के ऊपर कभी भी निर्देश नहीं दिए जाते, बैक साइड के ऊपर निर्देश दिए जाते हैं। A simple declaration is sufficient. A foreign parcel contains goods less than the, एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी अगर विदेशी पार्सल में कितने से कम रुपए का सामान है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर फॉरेन पार्सल में जो सामान है 50 रुपए से कम वैल्यू का है तो सिंपल डिक्लेरेशन सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है। डिस्पैच नोट फॉर ईच पार्सल इज प्रीपेयर्ड ऑन विच फॉर्म, प्रत्येक पार्सल के लिए डिस्पैच नोट जब भेजा जाता है कौन से फॉर्म के ऊपर तैयार किया जाता है, CP2 के ऊपर तैयार किया जाता है। फॉरेन आर्टिकल्स आर लायबल टू बी ओपन फॉर एग्जामिनेशन बाई, विदेशी वस्तुओं को जांच के लिए किसके द्वारा खोला जाता है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगी, कस्टम डिपार्टमेंट या सीमा शुल्क विभाग द्वारा खोला जाता है। In the case of parcels addressed to which of the following, the instructions regarding disposal in the case of non-delivery should be recorded on the custom declaration form, निम्नलिखित में से किसको संबोधित पार्सल के मामले में गैर वितरण के मामले में निपटान के संबंध में निर्देश सीमा शुल्क घोषणा पत्र पर जारी किए जाने चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, USA। अब हमने क्या पढ़ा, जब भी आप फॉरेन कंट्री के लिए कोई पार्सल भेजते हैं तो पार्सल के साथ आपको एक डिस्पैच नोट भेजना होगा, और डिस्पैच नोट जब भेजा जाएगा तो उसके ऊपर आप निर्देश देते हैं कि अगर ये पार्सल वितरित ना हो पाए तो इसका निपटान कैसे करना है। तो मोस्टली जब देशों को भेजे जाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन आप डिस्पैच नोट और पार्सल के ऊपर दर्ज करते हैं। लेकिन जब हम बात करें USA की, अमेरिका की, तो अमेरिका को भेजे जाने वाले पार्सल के मामले में अगर पार्सल वितरित नहीं हो पाता है तो उसका निपटान कैसे करना है, इसके संबंध में दिया जाने वाला निर्देश सीमा शुल्क घोषणा पत्र पर भी दर्ज किया जाएगा। इसके ऊपर दर्ज किया जाएगा क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था USA को जब आप पार्सल भेजेंगे तो उसके लिए डिस्पैच नोट क्या है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह से जब फॉरेन पार्सल भेजा जाएगा USA के लिए तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो भेजा जाएगा उसी के ऊपर नॉन डिलीवरी के मामले में उसका निपटान कैसे करना है उसका निर्देश दिया जाएगा। All the columns in the dispatch note should be filled in by the sender except which of the following, प्रेषण नोट में सभी कॉलम प्रेषक द्वारा भरे जाने चाहिए सिवाय निम्नलिखित में से किसके। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। तो जब भी डिस्पैच नोट भरा जाता है तो कौन भरेगा, उसको उस पार्सल का प्रेषक भरेगा। लेकिन ऐसे कॉलम विद इन द थिक बॉर्डर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ फ्रंट ऑफ फॉर्म, डिस्पैच नोट प्रपत्र के सामने वाली साइड राइट हैंड साइड में जो मोटे बॉर्डर में मोटी सीमा के भीतर कॉलम होंगे उनको प्रेषक द्वारा नहीं भरा जाता है। Here the instructions regarding the treatment of parcel in case of non-delivery should be given. डिलीवरी ना या वितरण ना होने की स्थिति में पार्सल के निपटान के संबंध में निर्देश कहाँ पर दिए जाने चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ऑन बैक ऑफ डिस्पैच नोट, प्रेषण नोट के बैक साइड पर दिए जाएंगे। और एक डिस्पैच नोट पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन या एक ही निर्देश दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ इंश्योर्ड पार्सल VP COD पार्सल द अमाउंट शुड बी इंडिकेटेड इन विच करेंसी ऑन द सेट ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। बीमाकृत पार्सल VP COD पार्सल के मामले में सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म के सेट पर राशि किस मुद्रा में दर्शाई जानी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंडियन करेंसी में दर्शाई जाती है। तो जब भी आप फॉरेन पार्सल भेजते हैं, अगर आप उसको इंश्योर्ड पार्सल के रूप में भेजते हैं, VP या COD पार्सल के रूप में भेजते हैं, तो जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर आप करेंसी में दर्ज करेंगे अमाउंट को या वैल्यू को या राशि को, तो वो कैसे करेंगे, इंडियन करेंसी में दर्ज करेंगे।
All parcels for places abroad are liable to be opened for examination in the country of destination, and the contents are subject to the customs and other legal requirements of the country of destination. Therefore, every foreign parcel should be accompanied by विदेशों को भेजे जाने वाले सभी पार्सल गंतव्य देश में जांच के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, जो भी फॉरेन कंट्री को पार्सल भेजे जाते हैं उनको गंतव्य देश में जांच करने के उद्देश्य से खोला जाता है, और सामग्री गंतव्य देश के सीमा शुल्क और अन्य कानूनी आवश्यकताओं के अधीन होती है। इसलिए प्रत्येक विदेशी पार्सल के साथ आपको क्या संलग्न करके भेजना चाहिए? शुड बी अकम्पनीड बाई ए कस्टम डिक्लेरेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन डुप्लीकेट। तो आपको निर्धारित प्रपत्र में सीमा शुल्क घोषणा साथ में भेजनी चाहिए। तो ये जो सीमा शुल्क पत्र आप भेजते हैं, प्रपत्र भेजते हैं, इसमें जो भी सामग्री होती है पार्सल की उसकी सारी डिटेल होती है, क्या भेजा जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए कस्टम डिक्लेरेशन भेजी जाती है ताकि पार्सल की जांच में आसानी हो सके। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 102 है अनडिलीवर्ड आउटवर्ड पार्सल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बाय सेंडर। प्रेषक द्वारा दिए गए निर्देश और अवितरित जावक पार्सल। इफ अ सेंडर गिव्स एन इंस्ट्रक्शन for a foreign parcel that it should be treated as abandoned in case of non delivery, then यदि प्रेषक किसी विदेशी पार्सल के लिए निर्देश देता है कि डिलीवरी ना होने की स्थिति में इसे परित्यक्त माना जाए तो क्या किया जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्या तो जब भी प्रेषक क्या करता है, एक फॉरेन पार्सल भेजता है तो वो निर्देश देता है कि अगर ये पार्सल वितरित ना हो पाए तो इसको अवेंडेंड मानना है, इसको त्यागा हुआ मानना है कि मैं इससे फिर संबंधित नहीं हूँ, आप जो चाहें इसका कर सकते हैं। तो इस तरह के जब निर्देश प्रेषक द्वारा फॉरेन पार्सल के संबंध में दिए जाते हैं तो उस पार्सल का वितरण ना होने की स्थिति में निपटान कैसे किया जाएगा? या तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको ऑक्शन के माध्यम से या नीलामी द्वारा बेचा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन पार्सल्स आर रिटर्न्ड टू सेंडर विदाउट एनी चार्जेस। प्रेषक को विदेशी पार्सल बिना किसी शुल्क के लौटाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा नहीं। जब भी फॉरेन पार्सल वापस आता है बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो ट्रांसमिशन या डेस्टिनेशन कंट्री में लगते हैं जिनका भुगतान प्रेषक को करना पड़ता है। If a sender want that his parcel must be returned by air, then sender must guarantee to pay return charges and air charges। यदि प्रेषक चाहता है कि उसके पार्सल को हवाई डाक से वापस लौटाया जाए तो प्रेषक को रिटर्न चार्ज और एयर चार्ज का भुगतान करने की गारंटी देनी होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेषक ये निर्देश देता है कि अगर मेरा पार्सल वितरित नहीं हो पाया तो उसे वापस कैसे भेजना है, उसे एयर माध्यम से यानी कि हवाई डाक के माध्यम से भेजना है, तो इसके लिए प्रेषक को गारंटी देनी होती है कि जो भी रिटर्न चार्जेस होंगे और जो भी एयर चार्जेस होंगे वो उनका भुगतान करेगा। If the sender of a foreign parcel wishes to fail any redirection, the parcel and the dispatch note must bear the indication in French or in language known in the country of destination। अगर किसी भी विदेशी पार्सल का प्रेषक ये चाहता है कि पार्सल का अगर वितरण ना हो पाए तो उसकी रिडायरेक्शन नहीं करनी है किसी भी और स्थान के लिए। क्या मान लीजिए अब पोस्ट ऑफिस को ये पता है कि इसका प्राप्तकर्ता कहाँ रहता है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली उसकी रिडायरेक्शन कर देते हैं। लेकिन प्रेषक ऐसी कोई भी रिडायरेक्शन नहीं करना चाहता है तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, पार्सल और प्रेषण नोट के ऊपर फ्रेंच में या गंतव्य देश की ज्ञात भाषा में क्या निर्देश दे सकता है, नी पास नेक्सपेंडर। ये निर्देश उसके द्वारा दिए जाएंगे जिसका अर्थ होगा इस पार्सल को रिडायरेक्ट नहीं करना है। What is the meaning of नी पास नेक्सपेंडर विद रिगार्ड टू फॉरेन पार्सल? विदेशी पार्सल के संबंध में नी पास नेक्सपेंडर का क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नी पास नेक्सपेंडर का मतलब होगा डू नॉट रिडायरेक्ट, इसको रिडायरेक्ट या पुनः निर्देशित नहीं करना है।
विच इज ट्रू अबाउट मोड ऑफ रिटर्न ऑफ अ फॉरेन पार्सल, विदेशी पार्सल की वापसी के तरीके के बारे में कौन सा सत्य है कि जब भी फॉरेन पार्सल फॉरेन कंट्री में वितरित नहीं हो पाता है तो उसे रिटर्न कैसे किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। द मोड ऑफ रिटर्न ऑफ फॉरेन पार्सल विल डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सेंडर ऑन द पार्सल एंड डिस्पैच नोट। किसी भी फॉरेन पार्सल का अगर फॉरेन कंट्री में वितरण नहीं हो पाता है तो उसे रिटर्न कैसे करना है, ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेषक द्वारा पार्सल और डिस्पैच नोट के ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों के ऊपर डिपेंड करती है। द पार्सल विल बी रिटर्न्ड बाय एयर ओनली इफ द सेंडर हैड सो रिक्वेस्टेड, पार्सल हवाई डाक से तभी लौटाया जाएगा जब प्रेषक ने ऐसा अनुरोध किया हो कि पार्सल अगर वितरित नहीं हो पाता है तो उसे बाय एयर वापस करना है। इफ नो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन बाय द सेंडर, लेकिन प्रेषक द्वारा अगर डिस्पैच नोट या पार्सल के ऊपर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, द पार्सल विल बी रिटर्न्ड ओनली बाय सरफेस रूट, तो उस पार्सल को सिर्फ सतह मार्ग से ही वापस लौटाया जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी सही हैं। इफ अ फॉरेन आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया इज, यदि भारत में डिलीवरी के लिए प्राप्त कोई विदेशी वस्तु वापस कर दी जाती है या फिर रिटर्न और रिडायरेक्टेड आउट ऑफ इंडिया, उसे भारत के बाहर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, द कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इट विल बी, तो भारत में उसके ऊपर लगाया गया सीमा शुल्क क्या होगा, शुड बी कैंसल्ड, रद्द कर दिया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डाक वस्तु कोई भी पार्सल भारत में वितरित होने के लिए आता है, अगर उस पार्सल को क्या करना पड़ता है, भारत के बाहर पुनः निर्देशित करना पड़ता है या प्रेषक को वापस करना पड़ता है, तो उसके ऊपर लगाया गया कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 103, एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी, गैर वितरण की सूचना। At the time of giving fresh instructions on a foreign parcel, sender has to pay for advice of non-delivery. नए निर्देश देते समय विदेशी पार्सल का प्रेषक गैर वितरण की सूचना के लिए शुल्क देगा। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा, जब भी कोई आपने पार्सल भेजा और पार्सल में क्या हुआ, पार्सल में आपने निर्देश दिया था कि अगर ये पार्सल वितरित नहीं हो पाता है तो इसके गैर वितरण की सूचना मुझे भेजी जाए। तो जब इस तरह की सूचना भेजी जाती है और दोबारा से निर्देश दिए जाते हैं तो कैसे चार्जेस लगते हैं, गैर वितरण की सूचना के लिए जो शुल्क लगेंगे वही चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। Which of the following is true about at the time of giving fresh instructions for the foreign parcel? विदेशी पार्सल के लिए नए निर्देश देते समय निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? For these instructions, the sender will have to pay as advice of a non-delivery charge. तो जब भी नए निर्देश दिए जाते हैं तो इसके लिए प्रेषक को भुगतान करना होगा। कितना भुगतान करना होगा, जितने चार्जेस की एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी के लगते हैं उतने ही चार्जेस का भुगतान उसे नए निर्देश देने के लिए करना होगा। दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी ट्रांसमिटेड बाय मोस्ट रैपिड रूट विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, और ये जो निर्देश होंगे इनको सबसे तेज मार्ग से भेजा जाएगा, चाहे वो मार्ग वायु मार्ग हो चाहे वो सतह मार्ग हो, जिस मार्ग से सबसे जल्दी वो पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर वो निर्देश उसी मार्ग से भेजे जाएंगे। इफ द इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू सेवरल पार्सल्स, अगर निर्देश सेवरल पार्सल्स यानी कि बहुत सारे पार्सल्स से संबंधित है, और कैसे पार्सल, जिन्हें सेम टाइम पर सेम ऑफिस से सेम प्रेषक द्वारा और सेम प्राप्तकर्ता के लिए भेजा गया था, तो वहां पर आपको हर पार्सल के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देने की जरूरत नहीं होती है। वहां पर आपको सिर्फ नॉन डिलीवरी चार्जेस जो एक पार्सल के लिए लगने हैं चार्जेस वही देने होंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर जनरली कैंसल्ड इफ फॉरेन पार्सल इज रिटर्न्ड, अगर विदेशी पार्सल प्रेषक को वापस लौटाया जाता है तो कौन से चार्जेस कैंसिल किए जाते हैं? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क को कैंसिल कर दिया जाता है। इफ द सेंडर ऑफ अ फॉरेन पार्सल हैज इंडिकेटेड ऑन द डिस्पैच नोट एंड ऑन द पार्सल दैट इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी एन एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी शुड बी सेंट टू हिम,
or another person in the country of destination, such an advice will be sent to person concerned to enable him to which of the following. अगर विदेशी पार्सल का प्रेषक ये निर्देश देता है कि अगर ये पार्सल वितरित ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में इस पार्सल के गैर वितरण की सूचना प्रेषक को या डेस्टिनेशन कंट्री में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भेजी जाए ताकि प्रेषक या वो व्यक्ति क्या कर सके। करेक्ट आंसर बी आएगा, टू गिव फ्रेश इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फर्दर डिस्पोजल ऑफ पार्सल, ताकि वो पार्सल के आगे के निपटान के लिए नए निर्देश दे सके। रूल नंबर 104 है अनडिलीवरेबल इनवर्ड पार्सल्स, अवितरित आवक पार्सल। फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आने वाले पार्सल का अगर वितरण नहीं हो पाता है। बट इज द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल इनवर्ड पार्सल, अवितरण योग्य आवक विदेशी पार्सल को रोक कर रखने की अवधि क्या है। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, 7 दिनों के लिए। तो किसी भी पार्सल को कितने समय तक रोकना है या फॉरेन कंट्री में कैसे रोकना है, ये डिपेंड करता है उस देश के इंटरनल रेगुलेशंस के ऊपर। ऑन ऑल द पार्सल्स एड्रेस्ड एज पोस्ट रेस्टेंट द वेयरहाउसिंग चार्जेस स्टार्ट्स फ्रॉम विच डे। पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित पार्सल पर वेयरहाउसिंग चार्जेस कौन से दिन से लगने शुरू होते हैं, या पूछा जाता है कौन से दिन के बाद से लगने शुरू होते हैं, तो वह 7th डे आएगा। कौन से दिन से लगने शुरू होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, 8वें दिन से लगने शुरू होते हैं। वेयरहाउसिंग चार्जेस इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी विल बी कैंसल्ड, वितरण ना हो पाने की स्थिति में वेयरहाउसिंग चार्जेस या भंडारण शुल्क रद्द होता है, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, वेयरहाउसिंग चार्जेस अगर एड्रेसी से ना लिए जा सकें तो प्रेषक को देने पड़ते हैं। If a parcel addressed as post resident, then warehousing charges are levied after 1 month. अगर किसी पार्सल को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा गया है तो उसे क्या किया जाएगा, 1 महीने की अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस 1 महीने के बाद लगने शुरू होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, नहीं। हालांकि उसको 1 महीने की अवधि तक ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में रोक कर रखा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस 8वें दिन से ही लगने शुरू हो जाएंगे। इफ इन एनी केस पार्सल रिटर्न बाई एड्रेसी फॉर अ रीअसेसमेंट, then actual period of detention in office of delivery before and after a reassessment taken into account for calculating warehousing charges। यदि किसी मामले में पार्सल पुनर्मूल्यांकन के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाया जाता है तो वेयरहाउसिंग शुल्क की गणना के लिए पुनर्मूल्यांकन से पहले और बाद में डिलीवरी के कार्यालय में हिरासत की वास्तविक अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए एक पार्सल है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी की असेसमेंट होती है और कस्टम ड्यूटी की जो असेसमेंट है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप उस पार्सल को रीअसेसमेंट के लिए भेजते हैं। जब आप पार्सल को रीअसेसमेंट के लिए भेजते हैं तो रीअसेसमेंट से पहले जितने समय तक उस पार्सल को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोका जाता है या उस पार्सल की रीअसेसमेंट के बाद जितनी अवधि के लिए उसको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोका जाता है, उन दोनों अवधियों को गिना जाएगा वेयरहाउसिंग चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, पार्सल एड्रेस्ड एज पोस्ट रेस्टेंट एक्सेप्ट वीपी पार्सल आर यूजुअली डिटेन्ड अप टू हाउ मेनी डेज इन पोस्ट ऑफिस। वीपी पार्सल को छोड़कर अन्य कोई भी पार्सल अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित है तो उसे डाकघर में कितनी अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाता है। और अगर हम बात करें वीपी पार्सल की तो उसको मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के पार्सल पोस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे से आपको करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की अगर आपको बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें
9862709666 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत किया, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में देखिए रोजी भी हमारे साथ जुड़ गई है और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके साथ जुड़ने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।